देखिए, मृदा परिच्छेदिका क्या होता है मैं बता दूं आपको, जिसको मृदा संस्तरक बोलते हैं। पहले वाला जो परत आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हरा 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 हरा, ये इसको कहते हैं ह्यूमस, जिसमें कंपोस्ट की मात्रा अधिक तो है, वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा को बोलते हैं। दूसरा वाला है बालू, गाद और क्ले के साथ ऊपर, इसमें बालुई मृदा है, गाद भी है, क्ले भी है ना। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी होती है। और तीसरा वाला जो संस्तरण आता है उसमें अपक्षयी सल है, चट्टानी है, जो अपक्षय बनकर हुआ है। अब ये अपक्षय के बारे में पढ़ा था ना, हाँ हाँ, तो ये अपक्षय के कारण बना है। और चौथा वाला है जनक चट्टाने। जनक चट्टाने मतलब होते हैं वही आपके जो आग्नेय सेल हो गए, ये जनक चट्टाने कहलाती हैं। तो इन 4 संस्करण इसमें दिखाए गए हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं मृदा के बनने को प्रभावित करने को कारण, ठीक है। तो जनक सेल जैसे हमने बात किया, आग्नेय सेल हो गया। अब देखो, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। अब देखिए उसका रंग रहेगा, फिर या फिर गठन फिर या उसके रासायनिक गुणधर्म मृदा के निर्माण के कारक बनते हैं, है ना। किस कंपोनेंट, उसका क्या कंपोनेंट है, किस में क्या, उसमें अब खनिज मात्रा कौन सी है ना। मात्रा, पारगम्यता मतलब होता है जिसके मान लीजिए छन्नी, चाय छन्नी है, उसमें आप कोई भी चाय पत्ती ऊपर रह जाता है, नीचे छनकर पानी चला जाता है ना, तो उसी को पारगम्यता कहते हैं। मतलब पानी उसका निस्यंदन होना, नीचे से पानी को निकल जाना, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़, और उस पर क्या होता है, जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है, तापमान का भी प्रभाव पड़ता है, वर्षा का भी, अपक्षय, और दूसरा ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो यही बात है, उच्चावच भी, तुंगता भी, उसकी ढाल भी प्रभावित करते हैं। भाई जो मिट्टी ऐसे है ना, उसकी ढाल है, तो उसमें भी उसके पर असर पड़ेगा, है कि नहीं। निर्माण होने में भी टाइम लगेगा। मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। और वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, ये भी तो हैं, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो और इसमें टाइम हो गया। और मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। जैसे अभी ऊपर मृदा परिच्छेदिका के बारे में हमने पढ़ा था चित्र 2.3 में, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं मृदा निर्माण के कारक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मृदा निर्माण के क्या क्या कारक हैं। देखिए, भारत में का लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। अब बताओ भाई, आप ही बताओ कि अब जैसे पर्वतीय मृदा होती है, पर्वतीय क्षेत्र में होंगी, जलोढ़ मृदा मैदानी क्षेत्र में होंगी, रेगिस्तानी क्षेत्र में रेतीली मृदा में होंगी, तो ऐसी तो होंगी। काली मृदा होती हैं जहाँ लावा अधिकतर होता है। तो ये विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए, जो आपसे तो होगा नहीं अभी, है कि नहीं। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मृदा निर्माण के मुख्य कारक क्या क्या हैं। जनक सेल का स्वरूप है कि नहीं। अभी हमने बात किया कि जैसे भाई अब बताओ, पहाड़ी क्षेत्रों में केवल पर्वतीय मृदा ही नहीं पाई जाएगी, या फिर मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाएगी, तो ये सेल का स्वरूप ही उसको डिसाइड करता है। जलवायु कारक भी है ना। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय होता है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होती हैं, बात तो अभी बताया। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। देखिए, निम्नीकरण क्या होता है, मतलब मृदा अपर्दन को ही निम्नीकरण बोलते हैं। छिड़ता मृदा संसाधन के लिए 2 प्रमुख खतरे हैं, मानवीय और प्राकृतिक, दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। कैसे। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन है। अब बताइए वनोन्मूलन कैसे हो रहा है, मानवीय कारक ही नहीं इसमें सम्मिलित है। अतिचारण है, अधिकतर देखो कि क्षेत्रों में ना बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग किया जाता है, पशुओं से चराया जाता है। अब उसके खुर से लगकर मृदा इधर उधर हो जाती है, तो उसमें के सारे छोटे मोटे शाक पात खत्म हो जाते हैं, तो मृदा निम्नीकरण का प्रभाव पड़ता है इस पर। और कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है, ठीक है। तो कीटनाशकों का भी बहुत ज़्यादा, पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तो इससे भी ज़्यादा होता है ना मृदा का निम्नीकरण। और मल्च बनना क्या होता है, देखिए अब हम इसके मृदा संरक्षण को कुछ विधियों दौरान रोक सकते हैं। जैसे मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ प्रवाल से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब कि जैसे ये प्लॉट है, मान लीजिए ये आपका प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है। तो प्लॉट के अब जहाँ पर जैसे ये हो गया है ना, यहाँ पर रेखा रेखा में पौधे बोए गए हैं, तो इसमें क्या होगा कि जय सवाल से इसको ढक दिया जाता है। इसको जय सवाल से इधर जो भी खाली रिक्त स्थान है इसको ढक दिया जाता है, समझ में आया। हाँ, तो यही है। अब वेदिका फार्म क्या होते हैं, वेदिका फार्म आप देख सकते हैं, ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वेदिका फार्म देखिए जी, ऐसे मेड़ेदार बनाकर इसको किया जाता है।
इसमें क्या होता है कि चौड़े समतल सोपान और वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ठीक है, तो यही होता है। और समोच्च रेखीय जुताई क्या होता है, एक पहाड़ी ढाल पर देखिए ये समोच्च रेखा दिखा रहा है, ये आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली उसको बनाया गया है, ऐसे 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 आएगा। ठीक है, तो ये ढाल टाइप का एक पहाड़ी ढाल पर, इसका ढाल देखिए, इसका ग्रेडियंट इधर का है, इसका ग्रेडियंट जो है इधर का है, लेकिन एक समोच्च रेखीय में बनाया जाता है। तो इस पर लिखा है कि समोच्च रेखीय के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। उसी प्रकार देखिए आप देख सकते हैं रक्षक मेखला, इसमें क्या होता है ना कि इसमें शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। देखिए आप इसके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो ये चीज़ें हैं मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। ये समोच्च रेखीय जो बात कर रहा है ना, समोच्च रेखीय रोधिकाएं बनाने के लिए, तो इसमें क्या होता है ना कि पत्थरों, घासों, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। अब उससे क्या होता है कि खाइयाँ बना दी जाती हैं तो उसमें से जल जाकर रुक जाता है ना। अब क्रियाकलाप एक ही प्रकार के, अब 2 ट्रे लिए, ट्रे के अंदर 6 बनाइए, 6 छेद बनाइए, बराबर मात्रा में मृदा से भरिए और ट्रे को खाली छोड़ दीजिए, जबकि ब ट्रे में गेहूँ और चावल के दाने लगाइए। ये चीज़ें दिखाए, देखिए यह में पूरा खाली छोड़ा है, ब में लगाया है। अब इससे क्या होगा कि पानी इसको यूटिलाइज कर लेगा, पेड़ पौधा रोक लेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधा को लगाया जाता है ना। छिद्रों से निकलने और परिकलित जल की दी है डब्बे में एकत्रित है, तुलना कीजिए ट्रे से कितनी मृदा बह गई है। तो ये क्या करता है, पेड़ के जड़ उसको पकड़े रहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए था। हाँ, ये चीज़ें तो थी। देखिए समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास और मृदा का उपयोग किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया। देखिए एक काम और किया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा है बीज की फसल उगाना। वर्षा धोन से मुक्ति, मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं, है ना। 2 फसलों के बीच में और कतारबद्ध करके और भी फसलें लगाई जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं जल के बारे में। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। और भूपृष्ठ का 3/4 भाग लगभग जल से ढका है, इसीलिए इसे जल ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि सवाल हुआ है, आज भी महासागर पृथ्वी के 2/3 भाग को ढके हुए, ये सब आपको पता होगा। और विविध प्रकार के पौधे जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% है, इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो ये सब आपको पता, अंटार्कटिका पर तो कोई निर्जन महाद्वीप है ना, तो ये चीज़ें आपको पता होने के 2.7% ही है, इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में है। अब इस समझ लो, देखो ये आपका पृथ्वी हो गया, इसका ये देखो इतना हिस्सा ही केवल क्या है, जल है। ये सब सारा क्या है, जल है। कितना, 2.7, क्योंकि इसका 90% हिस्सा जो है ये क्या है, 90% खारा है। ये सब कौन से जल हैं, खारा जल है, समुद्री जल हैं। अब समझ लो कि 2.7 का भी 70%, 2.7 का भी 70% क्या है, केवल बर्फ है, केवल बर्फ है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर केवल 1% जल और अलवण जल उपलब्ध है और मानव उपयोग के लिए उपयोग है। यह भौम जल नदियों, वायुमंडल में जलराशि के रूप में पाया जाता है। देख भाई यहाँ दिया है, क्रियाकलाप करके औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग करता है। 150 लीटर। और क्या क्या है, मतलब पीने में, खाना बनाने में, नहाने में, शौचालय करने में, वस्त्र धोने में 40 पूरा है। ये सब शौचालय में 40%, बर्तन धोने में 20 और बागवानी में मतलब कि इतना लीटर
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इसको खर्च करता है। और सोचिए कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे या फिर अब सही है पढ़े लिखे भी गंवार कुछ लोग होते हैं और जल का इतना ज़्यादा दोहन करते हैं ना। मान लो कि एक बोतल पानी भरना भी है ना तो उसको समरसेबल चला कर ही भरेगा वो। समरसेबल मतलब एक चालू किया तो एक बाल्टी गिर गया एक बोतल भरने में। तो ये सब बेवकूफ़ी की हद है, अधिक मूल्यवान पदार्थ है ना। और पृथ्वी पर जल को न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु और भूमि में पुनः महासागर में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील। सही बात है। अरे भैया आप नाला नाली जो भी है इसका पानी जाएगा नदी में, नदी से फिर जाएगा बड़ी नदी में, बड़ी नदियों से जाएगा महासागर में ही तो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दोहन तो कर ही रहे हैं ना। पृथ्वी अब नीचे का जल जो जितना कीमती है उसको हम निकाल दे रहे हैं और महासागरों में तो बनने की क्रिया तो बहुत कम हुआ है ना, यही बात है। तो इसे जल चक्र कहते हैं। तो मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही खर्चा करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। अब देखो ना, जल से कृषि उद्योगों, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखो, खेती में भी जल का ही प्रयोग, अच्छा वो भी नीचे वाला पानी का ही उपयोग करते हैं। बताओ, ग्राउंड वाटर का हम प्रयोग करते हैं तो इससे तो जल स्रोत सूखेगा ही ना। प्रदूषण के कारण अलोड़ी जल की आपूर्ति की कमी का मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की। नकदी फसल क्या होता है? अब जैसे जूट हो गया, परसन हो गया, आलू हो गया, है ना, केले हो गए, कपास, रबर, ये सब नकदी फसलों में आती हैं। तो ये बेहतर जीवन स्तर को कम करती है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग समझ सकते हैं कि भैया जल का हमको बहुत ही कम उपयोग करना है, जितना हो सके उतना कम करना है, क्योंकि जहाँ पर जल की समस्या होती है ना उनको पता है। कहते हैं ना, जाको पैर न फाटवा सो क्या जाना। जाइए राजस्थान वालों से पूछिए थोड़ा, तो विश्व के कई प्रदेश, हाँ दिल्ली मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, तो कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के भाग पर और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलोड़ी जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। बेटा अभी आप इतिहास उठाकर देख लो, समझ में आएगा। ताकि आपको ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है, उसमें जलभाव की अधिक समस्या बनी रहती है और इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। यदि अति उपयोग और जल स्रोतों का संरक्षण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो यही बात बोला है। अब जल संसाधनों का संरक्षण, तो इसमें देखिए आज के विश्व में शुद्ध और प्राप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इसे छीड़ मैंने खत्म होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यद्यपि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वायिक मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव अधिक स्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। प्रदूषक या संदूषक एक बात, इसमें शामिल नाइट्रेट धातु और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पुनः बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोषित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए यही बात है। अब आपको ये सब समझने वाली बातें तो आप समझ सकते हैं। अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है और जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। जानते हैं, अब सोचिए, अब ये आपका प्लॉट हो गया और ये आपका प्लॉट हो गया और मान लो ये नहर आती है, ये आपकी नहर आ रही है, लेकिन ये कच्चा नहर है। ये कैसी नहर है? कच्ची है। और कच्ची में आएगी तो इसमें से तो भी जल रिसेगा, इसमें भी जल का रिसाव होगा कि नहीं? इसमें सीधी सी बात है भैया, इसमें भी जल का रिसाव होगा। तो ये जल के रिसाव को कम करने के लिए हमें अब पानी इसमें से नहर की पानी भी तो खुद नीचे जाएगा, तो इसको कम करने के लिए खेतों पक्का करना चाहिए। और रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलर, आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी किताब में, स्प्रिंकलर सिस्टम है, हाथ छिड़कने वाला सिंचाई का अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर को शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा
टपकन विधि बहुत उपयोगी है ना, ड्रिप सिस्टम उसको बोलते हैं। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए और अपने एक्टिविटी में भी लाइए। और प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन के बारे में हम लोग बात करते हैं। हाँ, और वर्षा का जल संरक्षण करके विभिन्न उत्पाद को उपयोग में लाया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए। तो आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, करना ही चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन, इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, देखिए, स्कूल के बच्चे हस्तशिला प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश और विभिन्न भागों से एकत्रित की गई थे। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से पूछा, ये सुंदर हैंड बैग है। अध्यापक ने कहा, हाँ, ये जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छात्रों और कुर्सियों को देख सकते हैं? ये बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ उठाकर देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। आपको पता होगा, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हैं, हमें अनेक प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल और जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरीय जल क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, आपका ये हो गया जल मंडल, ये आपका हो गया वायुमंडल, है ना, और ये हो गया आपका स्थल मंडल। ये स्थल मंडल हो गया, ये आपका जल मंडल हो गया, और ये वायुमंडल। ठीक है, लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये तीनों के बीच में जो आने वाला रीजन, इसी को बोलते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं? जैव मंडल। ठीक है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित है, निर्भर करती है। इसी जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं, इकोनॉमी। तो आप इसको ना एक चीज़ ध्यान से पढ़िए और अच्छे से समझने का प्रयास करें।